तो आज हम लोग ट्रांसपोजेबल एलिमेंट का लास्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की एक खासियत होती है कि ये आरएनए इंटरमीडिएट के थ्रू ट्रांसपोज करते हैं, यानी कि डायरेक्टली डीएनए ट्रांसपोज नहीं करता है एक पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम से दूसरी पोजीशन पे। आरएनए इंटरमीडिएट जो है पहले तैयार होता है और इसके लिए जाहिर सी बात है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। मेनली ये रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स कहाँ पे पाए जाते हैं? यूकैरियोट्स में बहुत अबेंडेंटली पाए जाते हैं। दो टाइप के रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं बेसिकली। एक को हम कहते हैं एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स और दूसरे को कहते हैं नॉन एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। ये जो कैटेगराइजेशन है इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एलटीआरस। अब एल क्या है? एल का मतलब होता है लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स लॉन्ग हैं, टर्मिनल्स पे यानी एंड्स ऑफ द ट्रांसपोजॉन पे मौजूद होंगे। रिपीट सीक्वेंसेस हैं। किस तरीके के रिपीट सीक्वेंसेस हैं? डायरेक्ट रिपीट्स, जो कि ट्रांसपोजेबल एलिमेंट के एंड्स पे पाए जाते हैं। तो अगर एल प्रेजेंट है तो वो रेट्रो ट्रांसपोजॉन हो जाएगा, और एल अगर एब्सेंट है तो वो नॉन एल रेट्रो ट्रांसपोजॉन हो जाएगा। इसमें पहले हम लोग एल ट्रांसपोजॉन्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो एल ट्रांसपोजॉन्स को हम और किस नाम से जानते हैं? इनको एल रेट्रो एलिमेंट्स कहते हैं, या वायरल रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स भी इनको कहा जाता है। रेट्रोवायरल डीएनए से इनकी काफ़ी हद तक सिमिलैरिटी होती है। अभी हम देखेंगे क्या सिमिलैरिटी है। तो ये जो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स होते हैं एलटीआर वाले, इनके दोनों तरफ लगभग 250 से 600 बेस पेयर के लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स मौजूद होते हैं। तो ये फ्लैंकिंग जो है वो 250 से 600 बेस पेयर के एलटीआर्स की होती है इन ट्रांसपोजॉन्स में, रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स में। और ये जो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स हैं ये दो बहुत ख़ास एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और इंटीग्रेज। तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो एमआरएनए की सिंथेसिस करेगा, और इंटीग्रेज जो है वो जब उससे आरएनए से कॉपी डीएनए बन जाएगा तो उस कॉपी डीएनए को जीनोम में इंसर्ट कराने का, इंटीग्रेट कराने का काम करेगा। इनकी लेंथ की अगर हम बात करें तो जनरली 5 से 7 किलो बेस पेयर के होते हैं एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। लोअर यूकैरियोट्स में ये बहुत ज़्यादा अबंडेंटली पाए जाते हैं। जैसे यीस्ट में बात करें तो टीवाई एलिमेंट्स जो होते हैं दे आर एग्जांपल ऑफ एलटीआर रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स। ड्रोसोफिला में कोपिया एलिमेंट्स। टीवाई का मतलब होता है ट्रांसपोजॉन ऑफ यीस्ट। अगर इनको हम डायग्रामेटिकली थोड़ा ध्यान से देख लें तो टी वाई थ्री यानी कि ये जो ट्रांसपोजॉन है ये पाया जा रहा है हमारे यीस्ट में, और ये Ty1 जो है कोपिया फैमिली का, इट इज़ प्रेजेंट इन दी ड्रोसोफिला। तो यहाँ पे अगर ध्यान दें तो ये एलटीआर दोनों तरफ जो है फ्लैंक कर रहे हैं 250 से 600 किलो बेस के हमने बताए। इनमें जो जीन्स प्रेजेंट होती है वो होती है सबसे पहली तो गैग, दूसरी पॉल। सिमिलरली यहाँ भी गैग और पॉल दो जीन्स हैं। एक्चुअली पॉल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस जीन्स, जिसमें मेनली 4 जीन्स इन्वॉल्व होती हैं, PR, RT, RH एंड INT। गैग का क्या मतलब है? तो गैग इज़ एन एक्रोनिम ऑफ ग्रुप ऑफ एंटीजेंस। गैग भी एक तरीके की प्रोटीन के लिए कोड करता है। पॉल जो है वो कोड करता है बेसिकली रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इसमें बहुत मेन एंजाइम है। इसके अलावा जो और हैं PR, RH, INT, ये तीनों भी अलग अलग एंजाइम्स के लिए कोड करते हैं। ENV या एनवेलप प्रोटीन, ये यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रही होगी। तो ENV या एनवेलप प्रोटीन जो होती है इट इज़ प्रेजेंट इन रेट्रोवायरसेस। तो इसीलिए सिमिलैरिटी यहाँ पे हमने आपको बताई कि गैग और पॉल जीन्स तो इन रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स में प्रेजेंट हैं, लेकिन ENV या एनवेलप प्रोटीन के लिए जो जीन है वो नहीं पाई जाती है,
जबकि ये तीनों जीन्स गैग, पॉल और ENV, ये तीनों जीन्स जो है वो रेट्रोवायरसेस में पाई जाती हैं। तो ये सिमिलैरिटी हो गई रेट्रोवायरस में और रेट्रोट्रांसपोजॉन में। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि PR, INT, RT और RH ये क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लें कि दिस RT स्टैंड्स फॉर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये RT हो गया। INT स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेज, PR स्टैंड्स फॉर प्रोटीएज एंड RH स्टैंड्स फॉर RNase H। तो ये जो प्रोटीन कोडिंग रीजन है, इतना ये जो पूरा इलाका हम देख रहे हैं, ये लगभग 80% या उससे ज़्यादा हिस्सा रेट्रोट्रांसपोजॉन का बनाता है। तो ये एक जनरल स्ट्रक्चर हो गया LTR रेट्रोट्रांसपोजॉन्स का। अब रेट्रोट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप ध्यान से देखें, जो नोट लिखा हुआ है पहले उसको एक्सप्लेन करते हैं, उसके बाद उसको डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। रेट्रोट्रांसपोजॉन का सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होता है बाय RNA Pol 2, और इसके लिए इस RNA पॉलीमरेज एंजाइम के लिए जो प्रोमोटर सीक्वेंस होता है, इट इज़ प्रेजेंट एट द 5' LTR। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 5' LTR दिखाया गया है। ये प्रोमोटर सीक्वेंस यहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे RNA पॉलीमरेज 2 जो है वो जाके बाइंड करता है। अब जो RNA बना है उसका ट्रांसलेशन होता है साइटोसॉल में, जिसकी वजह से प्रोटीन्स हमको ये अलग अलग ये सारी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, RNase H ये सब मिलते हैं। गैग जो है ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन के लिए कोड करता है, गैग जीन, और इन स्ट्रक्चरल प्रोटीन की हेल्प से वायरस लाइक पार्टिकल तैयार होता है, शॉर्ट में इसको VLP कहते हैं। और ये वायरस लाइक पार्टिकल कहाँ तैयार होता है? साइटोसॉल में। इस वायरस लाइक पार्टिकल के अंदर ही RNA का रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है, जिसकी वजह से डबल स्ट्रैंडेड कॉपी DNA या कॉम्प्लीमेंट्री DNA तैयार हो जाता है VLP के अंदर, यानी वायरस लाइक पार्टिकल के अंदर। अब ये जो cDNA बना, इसका वापस से इंटीग्रेशन होता है होस्ट DNA में। तो जब cDNA का वापस से इंटीग्रेशन हो गया होस्ट DNA में, तो एक और कॉपी, अनदर कॉपी ऑफ रेट्रोट्रांसपोजॉन जो है वो जीनोम में ऐड हो जाएगी। इसको अगर डायग्रामेटिकली यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे देखिए, ये तो बेसिकली नॉन LTR रेट्रोट्रांसपोजॉन्स का डायग्राम है। इसमें अनट्रांसलेटेड रीजन है UTR, 2 ORF होते हैं, ORF1 और ORF2। अभी हम नॉन LTR की बात करेंगे तो वहाँ पे ध्यान से देखेंगे। और ये दोनों जीन्स गैग और पॉल। LTR जो है वो LTR रेट्रोट्रांसपोजॉन में जाहिर सी बात है दोनों तरफ LTR सीक्वेंस हैं, इसमें भी ओपन वेटिंग फ्रेम 2 हैं, गैग और पॉल। रेट्रोवायरस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैग, पॉल के साथ साथ ENV, ये ग्रीन वाला ENV है बेसिकली, शायद इसमें इमेज में नज़र ना आ रहा हो। तो ये तीनों को हमने कंपैरेटिव वे में देख लिया। अब मैकेनिज्म क्या होती है, जो ऊपर हम देख रहे थे कि ये रेट्रोट्रांसपोजॉन है, इसका हो रहा है यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन। इस ट्रांसक्रिप्शन की वजह से mRNA तैयार हो रहा है। दिस mRNA मूव्स टू साइटोसॉल, जहाँ पे ये ट्रांसलेट होगा और गैग और पॉल प्रोटीन्स जो हैं, इंटीग्रेज, प्रोटीएज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये तैयार हो जाएंगे। और इसी साइटोसॉल में गैग प्रोटीन्स की वजह से ये पूरा वायरस लाइक पार्टिकल जो है वो तैयार हो रहा है। इस वायरस लाइक पार्टिकल के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की मैकेनिज्म होती है, जिससे रेट्रोट्रांसपोजॉन कॉम्प्लीमेंट्री DNA तैयार होता है। अब ये रेट्रोट्रांसपोजॉन का कॉम्प्लीमेंट्री DNA जो है, इट मूव्स बैक टू न्यूक्लियस, जहाँ पे इंटीग्रेज एंजाइम की हेल्प से ये जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है। इस तरीके से एक एडिशनल कॉपी इस रेट्रोट्रांसपोजॉन की जीनोम में ऐड हो जाती है। तो ये मैकेनिज्म थी डायग्रामेटिकली। अब हम बात करते हैं
ये तो हमने बात कर ली LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की। अब हम बात करेंगे नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स की। तो इनको नॉन वायरल रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स भी कहते हैं। जाहिर सी बात है, नॉन LTR हैं तो इनमें LTRs लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स एब्सेंट होंगे। इनमें दोनों तरीके के ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स या ट्रांसपोजॉन्स पाए जाते हैं, वो नॉन ऑटोनॉमस वाले हों चाहे ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स हों। नॉन ऑटोनॉमस का मतलब है कि ये अपनी ट्रांसपोजिशन की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड जो एंजाइम्स हैं वो उसके लिए कोड नहीं करता है। तो नॉन ऑटोनॉमस वाले में हमारे पास एग्जांपल है साइंस। साइंस का मतलब शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। जबकि ऑटोनॉमस या ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस में एग्जांपल हमारे पास लाइंस का है, ये हैं लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। तो साइंस नॉन ऑटोनॉमस होते हैं, लाइंस ऑटोनॉमस होते हैं। ध्यान रखने की बात क्या है कि जो नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स हैं ये मैमल्स में बहुत कॉमनली पाए जाते हैं। जितने भी टाइप के रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स पाए जाते हैं मैमल्स में, उसमें नॉन LTR वाले की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इन लाइंस और साइंस के बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लाइंस की। तो लाइंस लॉन्ग इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स, इसमें L1 लाइन फैमिली है या जिसको सिंपली L1 एलिमेंट्स कहते हैं। ये ह्यूमंस में बहुत ही कॉमन होते हैं, मोस्ट कॉमनली पाए जाते हैं। इनकी लेंथ लगभग 6 किलो बेस की होती है। जितने भी स्पीशीज़ में पाए जाते हैं उनमें लेंथ ऑन एन एवरेज यही रहती है 6 KB। 6 क्रोमोसोम्स में इनकी तादाद बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू ऑटोसोम्स। ह्यूमंस की बात करें तो 5 लाख कॉपीज़ इनकी पाई जाती है L1 एलिमेंट्स की, जिसकी वजह से ये टोटल ह्यूमन जीनोम का 17% कॉन्स्टिट्यूट करते 17% कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। इनके दोनों तरफ यानी दे आर फ्लैंक्ड बाय शॉर्ट डायरेक्ट रिपीट्स, और ये डायरेक्ट रिपीट्स जो है वो मोबाइल एलिमेंट्स के हॉलमार्क होते हैं या की साइन होते हैं जिससे पहचाना जाता है मोबाइल एलिमेंट्स को। इसका लाइंस का जो कंसेंसस सीक्वेंस होता है वो कंसेंसस सीक्वेंस जो है उसमें 2 लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, ORFs होते हैं। कंसेंसस सीक्वेंस क्या है? कंसेंसस सीक्वेंस का मतलब है ऐसा सीक्वेंस DNA का, RNA का या प्रोटीन का जो कि अलाइंड और रिलेटेड सीक्वेंस से बना हुआ होता है, उसी को कंसेंसस कहते हैं। यानी कि रिलेटेड सीक्वेंसेस अगर एक के बाद एक अरेंज्ड हैं तो दे विल बी टुगेदर कॉल्ड एज कंसेंसस सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे जो कंसेंसस सीक्वेंस है उसमें 2 लॉन्ग ओपन रीडिंग फ्रेम्स होते हैं, ORF1 और ORF2। ORF1 जो होता है इट एनकोड्स एन RNA बाइंडिंग प्रोटीन, जबकि ORF2 एक ऐसी प्रोटीन को कोड करता है जिसमें एंडोन्यूक्लियेज और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज दोनों ही एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो अगर लाइंस का हम स्ट्रक्चर देख लें डायग्रामेटिकली तो यहाँ पे डायरेक्ट रिपीट्स हमको दिख रहे हैं, फ्लैंक कर रहे हैं। ये 5' अनट्रांसलेटेड रीजन है, ये 3' अनट्रांसलेटेड रीजन है। 2 ORF हमको मिल गए, ORF1 और 2। तो L1 एलिमेंट का ये जनरल स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। ये जो ओपन रीडिंग फ्रेम ORF1 होता है ये लगभग 1 किलो बेस का होता है, बहुत बड़ा भी नहीं होता है। ये RNA बाइंडिंग प्रोटीन को कोड करता है। ORF2 जो होता है वो लॉन्ग होता है, 4 किलो बेस का, और ये एक बाई फंक्शनल प्रोटीन को कोड करता है, अभी हमने बताया, जिसकी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और एंडोन्यूक्लियस दोनों ही एक्टिविटीज़ प्रेजेंट होती हैं। सो दिस फिगर वाज ऑफ L1 एलिमेंट। अब हम नॉन ऑटोनॉमस ट्रांसपोजेबल एलिमेंट की बात करें जिसका एग्जांपल हमारे पास है साइंस, शॉर्ट इंटरस्पर्स्ड न्यूक्लियर एलिमेंट्स। इनकी लेंथ जो होती है वो 100 से लेके 400 बेस पेयर।
नॉन ऑटोनोमस सीक्वेंसेस होते हैं। तो इसका मतलब कि अपनी ट्रांसपोजिशन की एक्टिविटी के लिए इनके पास खुद जीन्स नहीं मौजूद होती हैं, इसीलिए इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है कि इनको एंजाइमेटिक मशीनरी कहीं से मिल जाए ताकि ये रेट्रो ट्रांसपोजिशन परफॉर्म कर सकें। तो वो एंजाइमेटिक मशीनरी ये किससे उधार लेते हैं? लाइंस से, लॉन्ग इंटरस्पर्स न्यूक्लियर एलिमेंट्स से। तो इनका जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो तो लाइंस जैसा ही है, लेकिन दे डू नॉट एनकोड देयर ओन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अपना खुद का रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं है, तो उसके लिए ये लाइंस पे ही डिपेंडेंट रहते हैं। साइंस का जो ट्रांसक्रिप्शन होता है वो होता है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड के द्वारा। ह्यूमंस की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमन साइंस ह्यूमंस में कौन से हैं? अलू एलिमेंट्स। अब ये अलू एलिमेंट्स जो होते हैं भाई साइंस का ही एग्जाम्पल है ये। इनका नाम अलू एलिमेंट इसलिए पड़ा क्योंकि इनमें फ्रीक्वेंटली रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अलू 1 के लिए रिकग्निशन साइट मौजूद होती है। लगभग ये 300 बेस पेयर के होते हैं, 280 बेस पेयर टू बी मोर एक्यूरेट। तो 300 बेस पेयर लॉन्ग होते हैं, पूरे जीनोम में ये स्कैटर्ड होते हैं। टोटल डीएनए कंटेंट का लगभग 10% तो यही एलिमेंट्स कॉन्स्टिट्यूट करते हैं साइंस। माउस में अगर हम बात करें तो इन्हीं जैसा यानी कि अलू एलिमेंट जैसा ही रिलेटेड ट्रांसपोजेबल एलिमेंट पाया जाता है जिसको हम B1 कहते हैं। तो ये जो दोनों हैं अलू एलिमेंट ह्यूमंस में और B1 माउस में, ये किससे इवॉल्व हुए हैं, किस जीन के बदलाव से ये फॉर्म हुए हैं? तो दे हैव इवॉल्व फ्रॉम द जीन फॉर 7SLSC RNA। इसके बारे में जब हम लोग प्रोटीन टारगेटिंग सॉर्टिंग पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हमने देखा था 7SLSC RNA बेसिकली एक नॉन कोडिंग RNA होता है जिसका क्या काम होता है? इट इज़ इन्वॉल्व इन मूवमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स इन ऑर्गेनेल्स में प्रोटीन टारगेटिंग सॉर्टिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल था। अगर अलू एलिमेंट का जनरल स्ट्रक्चर हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे दोनों तरफ डायरेक्ट रिपीट्स फ्लैंक कर रहे हैं, बीच में एक इंटरनल ए स्ट्रेच है जो कि इस एलिमेंट को लेफ्ट आर्म और राइट आर्म में डिवाइड कर रहा है। टोटल लेंथ अगर इस एलिमेंट की हम बात करें तो 280 बेस पेयर की लेंथ है और इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम 2 डाइवर्जेंट डाइमर्स। तो उसमें लेफ्ट आर्म राइट आर्म दोनों इंक्लूड हो गया और ये डिराइव किससे हो रहे हैं? 7SLSC RNA से। जो 3' एंड है अलू एलिमेंट का उसमें एक लॉन्गर ए रिच रीजन पाया जाता है, ये एट 3' एंड। अलू एलिमेंट के अंदर इंटरनल ए और बी बॉक्सेस प्रेजेंट होते हैं और ये बॉक्सेस क्या हैं? बेसिकली दे आर प्रोमोटर्स फॉर RNA पॉलीमरेज 3। और ये प्रोमोटर कहाँ से आए? 7SL RNA जीन के ही ये प्रोमोटर हैं, लेकिन अलू एलिमेंट में या साइंस में इनको बॉक्स कह दिया गया, बॉक्स ए बॉक्स बी। तो ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो गया अलू एलिमेंट का साइंस का। रेट्रो एलिमेंट या रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स को अगर हम कैटेगराइज करना चाहें तो विदाउट LTR विद LTR। अगर विदाउट LTR हैं तो इनको नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन कहेंगे। विद LTR में हमारे पास फिर 2 टाइप के प्रेजेंट हैं, LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन और रेट्रोवायरसेस। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन के पास ENV जीन नहीं होगी, -ENV लिखा है। रेट्रोवायरसेस के पास ENV जीन एनवेलप प्रोटीन को कोड करने वाली जीन मौजूद होगी। नॉन LTR रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स फिर से 2 टाइप के हैं, लाइन और साइन। लाइन के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होता है, प्लस का साइन लगा हुआ है यहाँ पे।
यानी ये अपने रेट्रो ट्रांसपोजिशन को कैटेलाइज कर सकते हैं। जबकि साइन के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं है, इसीलिए नॉन ऑटोनोमस है। तो ये साइन जो है वो लाइन पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर रेट्रो ट्रांसपोजिशन। अब बात करेंगे साइलेंसिंग ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स की। ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स साइलेंट कैसे रहते हैं? तो ध्यान देने वाली बात क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स जो है वो हमेशा साइलेंट ही रहते हैं, क्योंकि अगर वो साइलेंट नहीं रहेंगे और लगभग 45-50% ह्यूमन जीनोम का ही कॉन्स्टिट्यूट करते हैं ये, तो पूरा ह्यूमन जीनोम या दूसरे ऑर्गेनिज्म में जहाँ पाए जा रहे हैं उनका जीनोम जो है वो शैटर कर जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह अगर ये छलांग लगाते रहेंगे तो दे हैव टू बी इन साइलेंट स्टेट। तो ये साइलेंट होते किस वजह से हैं? दो मेन कारण है। पहला तो म्यूटेशंस हो जाते हैं इनमें। दूसरा एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स, यानी कि जेनेटिक से बाहर की, जीन से बाहर की जो मैकेनिज्म्स होती हैं उनके द्वारा भी ये साइलेंट किए जाते हैं। अगर म्यूटेशन हो गया ट्रांसपोजेबल एलिमेंट में, तब तो इनकी एबिलिटी ही जो है मूवमेंट की वो लूज़ हो जाती है, तो अब ये मूव नहीं कर सकते एक जगह से दूसरी जगह। एपिजेनेटिक मैकेनिज्म जहाँ पे ऑपरेट होती है वहाँ पे जो ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं एंड दे आर स्टिल कैपेबल ऑफ मूविंग, फिर भी इनको साइलेंट रखा जाता है। कैसे? तो व्हाट आर दोज एपिजेनेटिक मैकेनिज्म्स? पहला है डीएनए मेथाइलेशन, दूसरा है क्रोमैटिन रीमॉडलिंग और तीसरा है आरएनए इंटरफेरेंस। आई थिंक क्रोमैटिन रीमॉडलिंग हमने बताया है, डीएनए मेथाइलेशन और आरएनए इंटरफेरेंस हमें बताना है, जो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं वायरल ट्रांसपोजॉन्स की। एग्जाम्पल है एमयूफाज। एमयूफाज जो है वो ई कोलाई बैक्टीरियोफाज है, यानी इसका होस्ट ई कोलाई है। और ये एमयूफाज जो है वो बेसिकली एक वायरस भी है और एक ट्रांसपोजॉन भी है। कैसे? ये बेसिकली एक टेम्परेट फाज होता है। तो टेम्परेट फाज होने की वजह से इसके अंदर लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों साइकिल्स रन करती हैं। जो वायरस का डीएनए है, जब ये ई कोलाई में या होस्ट में एंटर करता है तो एंटर करने के बाद ये होस्ट के जीनोम में इंटीग्रेट कर जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए ये साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन की मैकेनिज्म नहीं अडॉप्ट करता है। अब ये मैकेनिज्म हम लोग देखेंगे साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, लेकिन जनरली जब वायरसेस अपने जीनोम को, अपने जेनेटिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं होस्ट में, तो अगर इंटीग्रेट करेगा वो जीनोम वायरस का होस्ट में तो साइट स्पेसिफिक रिकॉम्बिनेशन के थ्रू ही करेगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता है। यहाँ क्या होता है? रादर इट इंटीग्रेट्स रैंडमली, और रैंडम इंटीग्रेशन किसकी वजह से होता है? ट्रांसपोजिशनल मैकेनिज्म की वजह से होता है। इस वायरस एम्यूफाज के डीएनए का जो रेप्लिकेशन है वो, या इसकी संख्या का जो बढ़ना है वो रेप्लिकेटिव ट्रांसपोजिशन की मैकेनिज्म से होता है। और हर एक जो नई कॉपी तैयार हुई एमयू के जेनेटिक मटेरियल की, इट इज़ इंसर्टेड समवेयर इन जीनोम, ये जीनोम में कहीं भी जाके इंसर्ट हो जाती है। तो इसका जो डीएनए है एम्यूफाज का, इट नेवर रेप्लिकेट्स एज एन इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल फ्री ऑफ क्रोमोसोम। तो ये इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल की तरह ये रेप्लिकेट नहीं करता, ये जाके रेट्रो ट्रांसपोजिशन के मैकेनिज्म के थ्रू इंटीग्रेट कर जाता है। और जब क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट करेगा होस्ट सेल का, तो उसके साथ साथ इनकी भी संख्या बढ़ेगी। अब डीएनए जो पैकेज होता है, भाई वायरस ने मल्टीप्लाई किया तो उसके डीएनए की पैकेजिंग होगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? सबसे पहला तो एमयू जीनोम पूरा का पूरा, और साथ ही साथ स्मॉल स्ट्रेच ऑफ होस्ट डीएनए एट द एंड्स। क्योंकि मान लीजिए ये वाला पोर्शन जो है ये इंटीग्रेट हुआ था और ये पोर्शन जो है ये होस्ट का है,
तो लेट्स से इट इज़ होस्ट डीएनए और ये पोर्शन जो है ये वायरल डीएनए। तो जब ट्रांसपोजिशन होता है तो होता क्या है कि इधर से थोड़ा सा बगल बगल से कट लगता है, और जिसकी वजह से जब ये वायरस का डीएनए बाहर निकला तो इसमें दोनों एंड्स पे थोड़ा थोड़ा होस्ट का भी डीएनए जो है वो मौजूद रहेगा। तो वही बात यहाँ पे कही गई है, पहला तो पूरा एमयू जीनोम और फिर स्मॉल स्ट्रेच ऑफ होस्ट डीएनए एट द एंड्स, ये भी मौजूद इसमें रहता है। इसको डिमार्केट कर दें। यस। तो इससे होता क्या है, इसका मतलब ये हो गया कि जो पूरा एमयू जीनोम है पूरा का पूरा वो एक ट्रांसपोजॉन है, और इस ट्रांसपोजॉन के अंदर किस किस चीज़ के लिए जीन्स मौजूद हैं, जीन्स विच पैकेज इट्स डीएनए, पहला तो इसके डीएनए को पैकेज करने के लिए जो जीन्स रिक्वायर्ड हैं वो, और उसके अलावा वो भी जीन्स होती हैं जो इसके ट्रांसपोजिशन को रेगुलेट करती हैं। सो दिस वाज अबाउट रेट्रो ट्रांसपोजॉन, और पूरा ट्रांसपोजेबल एलिमेंट्स अब कंप्लीट हो चुका है।